नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम भारत की प्रथम महिला समाजशास्त्री इरावती कर्वे के बारे में चर्चा करेंगे। इरावती कर्वे का जन्म 15 दिसंबर 1905 को तत्कालीन वर्मा में हुआ था। इनका नाम वहां की एक नदी इरावदी नदी के नाम पे रखा गया है। श्रीमती कर्वे ने मुख्य रूप से नातेदारी, जाति, प्रजाति और संयुक्त परिवार का अध्ययन किया है। मुख्य रूप से इनका जो अध्ययन का विषय रहा है वो भारत में नातेदारी व्यवस्था रहा है। भारत में जब भी नातेदारी का वर्णन होता है तो इरावती कर्वे की चर्चा जरूर होती है। इन्होंने भारत विद्या उपागम का प्रयोग करते हुए यानी धर्म ग्रंथों के आधार पर नातेदारी व्यवस्था का वर्णन किया है और भाषा व विवाह के आधार पर भारत में नातेदारी का तुलनात्मक अध्ययन किया है। जाति की इन्होंने परिभाषा देते हुए लिखा है कि जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है या एक विस्तारित परिवार है, यानी जाति है वो नातेदारों का एक समूह है। और साथ इन्होंने कहा है कि जाति की उत्पत्ति है वो वर्ण व्यवस्था से नहीं हुई है, क्योंकि वर्णों की उत्पत्ति है वो आर्यों के आगमन के बाद हुई है। लेकिन भारत में जाति व्यवस्था है वो आर्यों के आगमन से पहले भी विद्यमान थी, यानी जाति व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था से पहले ही थी। ऐसा और किसी समाजशास्त्री ने नहीं कहा है। जाति की इन्होंने दो मुख्य विशेषताएं बताई है। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि श्रीमती कर्वे ने किन दो विशेषताओं का वर्णन है वो किया है। तो एक तो अंतर्विवाही और दूसरा परंपरागत व्यवसाय। ये जाति की दो प्रमुख विशेषता इरावती कर्वे ने बताई है। इनके अलावा इन्होंने मानव शास्त्रीय अध्ययन भी किए हैं और मुख्य रूप से इन्होंने पहले मानव शास्त्रीय अध्ययन ही किए थे। और इनका जो शोध का विषय है मानव संरचना की सामान्य संरचना, ये मानव शास्त्रीय विषय है। इन्होंने गुजरात के कई पुरातत्व स्थलों की खुदाई की है और वहाँ मानवमितीय माप यानी खोपड़ी के और हड्डियों के माप द्वारा मानव शास्त्रीय अध्ययन किए हैं। कर्वे ने मुख्य रूप से परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से लिया है। इन्होंने कहा था कि संयुक्त परिवार वह होता है जिसमें लोग हैं वो एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही रसोई का बना खाना खाते हैं, सभी एक समान उपासना पद्धति को फॉलो करते हैं, साझा संपत्ति की व्यवस्था होती है। तो ये इरावती कर्वे की संयुक्त परिवार की परिभाषा थी। इनके अलावा एक प्रश्न और बनता है कि संयुक्त परिवार का प्रयोगात्मक अध्ययन है वो किसने किया? श्रीमती कर्वे ने किया। अब बात करते हैं इरावती कर्वे की प्रमुख पुस्तकों की। तो इरावती कर्वे ने बहुत ज़्यादा पुस्तकें नहीं लिखी है, तो उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और मराठी भाषा में लिखा है। तो भारत में नातेदारी व्यवस्था 1953 में इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। हिंदू समाज यानी हिंदू सोसाइटी एक विवेचन 1961 में। ग्राम समूह में समूह संबंध, ये इन्होंने केस स्टडी की है कुछ गांवों की महाराष्ट्र में सतारा जिले के अंतर्गत, तो उसमें ये अध्ययन है। इनके अलावा इन्होंने मराठी में भी लिखा है। तो भावरा, परिपूर्ति, गंगाजल और युगांत, ये इनकी रचनाएं हैं वो मराठी भाषा में लिखी गई है। युगांत एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने भारत के जो प्राचीन या धार्मिक चरित्र है, द्रौपदी है, महिला चरित्र है, द्रौपदी, कुंती, गदारी आदि ऐतिहासिक चरित्रों के आधार पे भारतीय समाज में या हिंदू परिवार की जो आदर्श भूमिका होती है उनको समझाने का प्रयास है वो किया है। कर्वे ने भारतीय सामाजिक संरचना के 3 आधार बताए थे प्रमुख। एक जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार और ग्रामीण समुदाय। ये 3 वो प्रमुख आधार है जिस पर भारतीय सामाजिक संरचना है वो आधारित है। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी बनता है कि पुणे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना या नींव किसने रखी? तो 1939 में श्रीमती कर्वे ने पुणे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की शुरुआत है वो की थी। तो इनका मुख्य अध्ययन है वो नातेदारी व्यवस्था पर आधारित है, तो इसी पे हम चर्चा करते हैं। तो इन्होंने भाषा के आधार पे और विवाह के आधार पे संपूर्ण भारत को 4 भागों में 4 नातेदारी भागों में या क्षेत्रों में विभाजित किया है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, केंद्रीय भारत और पश्चिमी भारत, यानी इसमें पूर्वी भारत।
पश्चिमी भारत के स्थान पे केंद्रीय भारत को रखा है इन्होंने। तो ये चारों क्षेत्र किस प्रकार से एक दूसरे से अलग है, कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं, तो इन्हीं पे हम चर्चा करते हैं और प्रश्न है वो इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत। तो उत्तर भारत में इन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत को रखा है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, जम्मू, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों को रखा है। दक्षिण भारत में इन्होंने दक्षिण भारत के जितने भी 4-5 राज्य हैं उनको रखा है। थोड़ा सा यहाँ मध्य भारत और पूर्वी भारत को समझना महत्वपूर्ण है। मध्य भारत में या केंद्रीय भारत में इन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा को रखा है। पूर्वी भारत में पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ बिहार और बंगाल को भी इन्होंने, झारखंड भी इसमें आ जाता है, पूर्वी भारत के अंतर्गत शामिल किया है। तो बात करते हैं कि किस प्रकार से ये चारों क्षेत्र एक दूसरे से अलग हैं। तो उत्तर भारत में जो नातेदारी व्यवस्था है या विवाह व्यवस्था है वो ग्राम बहिर्विवाह होते हैं, गोत्र से बहिर्विवाह होते हैं, जबकि दक्षिण भारत में ग्राम अंतर विवाह होते हैं, यानी अपने ही गांव में शादियां हैं वो हो सकती है। अगर मध्य भारत की बात करें या केंद्रीय भारत की बात करें तो यहाँ दोनों ही प्रकार के नातेदारी व्यवस्था है। गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तरी भारत की नातेदारी व्यवस्था है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में ग्राम अंतर विवाह होते हैं, यानी अपने ही गांव में और अपने ही गोत्र के अंदर विवाह होते हैं। साथ में एक यहाँ गौड़ जनजाति के अंदर एक प्रथा हो रहा है दूध लोटवा, यानी एक बार जिस घर में लड़की दी जाती है अगली बार उसी घर से लड़की है वो वापस ली जाती है। तो इस प्रथा को दूध लोटवा प्रथा कहते हैं, यानी एक बार लड़की देना, दूसरी बार उसी घर से लड़की का विवाह कर लाना। और अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ अधिकतर जनजातियां हैं और बिहार के अंदर ग्राम बहिर्विवाह होते हैं, लेकिन जो पूर्वोत्तर राज्य है उनमें टोटम बहिर्विवाह होते हैं। हो, संथाल आदि जनजातियों में ये टोटम पर आधारित है और इनसे बाहर विवाह किए जाते हैं। अगर हम शब्दों की बात करें, नातेदारी शब्दों की, तो उत्तर भारत में जो नातेदारी शब्द है वो वर्णात्मक है, यानी प्रत्येक नातेदारी को दर्शाने के लिए, वर्णन करने के लिए एक अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि चाचा, मौसा, फूफा, इस प्रकार से। लेकिन दक्षिण भारत में क्या है कि जो नातेदारी शब्दावली है वो वर्गात्मक है, यानी एक वर्ग के अंदर कई नातेदारों को शामिल कर लिया जाता है। जैसे कि अंग्रेजी में होता है अंकल और आंट, तो अंकल में कई आ जाते हैं, जैसे चाचा, ताऊ सब आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ मुख्य रूप से आयु पर आधारित है। अगर कोई बड़ा है तो उसको दादा बोल देते हैं, अन्ना बोल देते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि अन्ना बोलते हैं। तो इस प्रकार से कई नातेदारों को एक ही वर्ग में रख लेते हैं। मध्य भारत में या केंद्रीय भारत में ये दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और पूर्वी भारत में विशिष्ट प्रकार की नातेदारी होती है। प्रत्येक जनजातियों की अलग अपनी नातेदारी शब्दावली होती है। अगर उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ दहेज की प्रथा अधिक होती है और न्योता प्रथा होती है, जिसमें आर्थिक सहयोग रिश्तेदारों और नातेदारों और पड़ोसियों द्वारा, जानकारों द्वारा किया जाता है और उसका बाकायदा लिखित रिकॉर्ड भी रखा जाता है। और जो निकट के संबंधी होते हैं उनमें शादियां नहीं की जाती है, लेकिन दक्षिण भारत में लगभग इसके उल्ट होता है। यहाँ निकट के जो संबंधी होते हैं उनमें विवाह संबंध होते हैं, इसलिए विवाह और रक्त परिवार है। विवाह संबंधी और जो रक्त संबंधी है उनमें कोई भेद नहीं होता है। बुआ है वो भी सास हो सकती है। इसी प्रकार अगर मध्य भारत की बात करें तो यहाँ भी विभिन्न प्रकार की नातेदारी देखने को मिलती है। मामा भांजे विवाह भी होते हैं, लगभग जो कर्नाटक के पास जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर, और गुजरात के अंदर कुनबी जनजाति है वहाँ वीलिंग सहोदर विवाह होते हैं। पूर्वी भारत में वीलिंग सहोदर विवाह होते हैं और सास ससुर विवाह भी वहाँ सास दामाद विवाह भी वहाँ देखे जाते हैं कुछ जनजातियों में। उत्तर भारत में जहाँ दहेज की प्रथा है वहाँ दक्षिण भारत में दहेज की प्रथा नहीं है, लेकिन पूर्वी भारत में वधु मूल्य
दिया जाता है या सेवा विवाह भी होता है। उत्तर भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, दक्षिण भारत में भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, लेकिन टोडा और नायर जनजाति है वो मातृसत्तात्मक है। मध्य भारत में भी लगभग जातियां हुए वो पितृसत्तात्मक है, और पूर्वी भारत में खासी और गारो है वो मातृसत्तात्मक और मातृवंशीय है। अगर परिहास और परिहार संबंधों की बात करें तो उत्तर भारत में देवर भाभी के मध्य परिहास और सास बहू के बीच में परिहार संबंध पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में इन संबंधों का अभाव होता है। मध्य भारत में भी परिहास और परिहार के संबंध पाए जाते हैं। पूर्वी भारत की बात करें तो वह मातुल्य यानी मामा का विशेष महत्व होता है। कनिष्ठा उत्तराधिकार होता है, यानी जो खासी जनजाति है वहाँ पर जो सबसे छोटी लड़की है उसको सत्ता मिलती है और उसी के नाम पे वंश चलता है। कई जगह उपवंशीय व्यवस्था भी पूर्वी भारत में पाई जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।